है उसको क्या रिलीफ चाहिए, आपके सर उसके एवज में उनको क्या ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आप भी जब सीनियर बनोगे तो ये सब चीज़ें आपको भी फेस करनी होंगी। क्योंकि उस टाइम पे जब कोई भी केस आपके पास लेके आता है तो आपको वो अपनी पूरी बातें बताता है केस के रिगार्डिंग, और उसके बाद उसको उस केस में क्या रिलीफ चाहिए, आगे उन्हें कैसे अपना केस को स्टैंड करना है, ये सब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी सब आप अपने सीनियर के साथ में रह के 2-3 साल के अंदर आप जितनी जल्दी हो ये सब सीख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। 5वां पॉइंट, आप जब भी अपने सीनियर के साथ में, किसी क्लाइंट के साथ में या कोई दूसरे एडवोकेट के साथ में कोई केस के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हो या आप उनसे मिलते हो, तो वहाँ पे आपका भी एक फेस वैल्यू बनता है, जिससे कल को आपको भी वहाँ से जो आपको काम आने लगा उसके रिगार्डिंग वहाँ से भी आपको थोड़े थोड़े काम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लाइन में सबसे बहुत ही बेनिफिट होता है आपका नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा, ये आपके प्रैक्टिस में बहुत ही बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है तो आपको लोग पहचानेंगे नहीं तो आपके पास कोई अच्छे काम नहीं आएंगे, और जब काम नहीं आएंगे तो फिर आप 1-2 साल 3 साल में आप एडवोकेसी में प्रैक्टिस किए, और फिर जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सही से, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि अभी प्रैक्टिस में कुछ बचा नहीं है और अब हम प्रैक्टिस छोड़ के कोई दूसरी फील्ड में ज्वाइन कर लें। ऐसे मतलब अक्सर जो यंगर एडवोकेट होते हैं और जो खास करके अपने फैमिली के फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, इनमें ये सब चीज़ें देखने को बहुत मिलता है कोर्ट में। ये बहुत ही कॉमन बात होती है कि पहले स्टार्टिंग में नए होते हैं, काफ़ी उनको होता है कि हम जाके कोर्ट में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और ये सब चीज़ें ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम ये कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बाद में इनके ही होता है कि अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, पैसे कुछ अर्न हो नहीं पा रहे हैं, तो वो चुपचाप से ये एडवोकेसी फील्ड ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जब उन्हें 2